आज हम बात करेंगे एरीज राशि का अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है। अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर की राशि मतलब एरीज राशि में बैठा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देख लेते हैं कि एरीज राशि वालों का अप्रैल का महीना किस तरीके से जाने वाला है। ये कुंडली है एरीज राशि वालों की। आपकी कुंडली भी कुछ इसी तरीके से नजर आएगी। आपका चंद्रमा अगर 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो ये आपकी इस एरीज राशि है। और इस कुंडली का पूरा महीना किस तरीके से जाने वाला है हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, एरीज राशि मेष राशि वालों का 7.5 जो है वो स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट फेज। और इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल में डाली है। आपको इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फर्स्ट फेज 7.5 तब होता है जब चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा पे और चंद्रमा के बाद, ये पूरा जो है 7.5 का टाइम होता है। तो चंद्रमा से एक घर पहले मतलब कि यहाँ पे शनि का ट्रांजिट हुआ। शनि का ट्रांजिट 29 मार्च को हुआ और यहाँ पे 7.5 इनकी स्टार्ट हो गई। अब इस घर में 7.5 भी स्टार्ट हो रही है और इसके साथ और भी प्लैनेट्स यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जैसे कि राहु देव यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी रेट्रो होते हैं, मतलब कि उल्टी चाल चलते हैं। उसके बाद मरकरी बैठे हैं, वीनस बैठे हैं, सन बैठे हैं और नेपच्यून भी बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोग जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो 9 प्लैनेट्स की ही बात करते हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इन तीनों की बात हम नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पे नेपट्यून इसलिए लिखा है क्योंकि नेपट्यून जो है उनका भी ट्रांजिट जो है वो पाइसन राशि में 2011 को ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल 5 प्लैनेट्स नहीं 6 प्लैनेट्स हैं जो कि आपके 12 नंबर की मतलब मीन राशि में बैठे हुए हैं। और इनका भी इफेक्ट डेफिनेटली होना ही है, क्योंकि नेपट्यून क्या होता है, नेपट्यून के बारे में और ज्यादा विस्तार में आप मेरी दूसरी वीडियोज में देख सकते हैं। नेपट्यून जो है वो मून, वीनस और केतु, इन तीनों के जो प्लैनेट्स हैं, इन तीनों का जो नेचर है उसका जो कंबाइंड नेचर होता है ना, उस तरीके का नेचर जो है वो नेपट्यून का होता है। नेपट्यून का नेचर जो है वो मून, वीनस और केतु, इन तीनों को मिला के जो नेचर बनेगा ना वो होता है ओवरऑल नेपट्यून का नेचर। जैसे केतु स्पिरिचुअल नेचर का है तो नेपट्यून की जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा गहरी है। जैसे शुक्र जो है वो क्रिएटिविटी और पैसे देने का है और शुक्र जो है वो रिलेशनशिप के लिए है, तो नेपट्यून उस चीज में और ज्यादा इंटेंसिटी करेगा और ज्यादा गहराई में जाके उस चीज को देगा। और ये नेपट्यून की फेवरेट राशि है, इसे मैंने नेपट्यून को भी यहाँ पे लिखा है जिससे आपको एक्चुअली आइडिया लगे कि ओवरऑल आपका ये महीना किस तरीके से जाएगा। क्योंकि डेफिनेट बात है कि उनका भी, नेपट्यून जो है उनका भी इफेक्ट जो है वो आपके लाइफ में पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे मरकरी जो है वो भी रेट्रो है और वीनस जो है वो भी रेट्रो है। मरकरी जो है वो स्ट्रेट होंगे, अभी वक्री चल रहे हैं और वो मार्गी होंगे 7 अप्रैल को। शुक्र जो है वो 14 अप्रैल को मार्गी होंगे। सूर्य जो है वो इस राशि में 14 अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, एरीज राशि में यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद जो मंगल देव है वो अभी मिथुन राशि में है जो कि ट्रांसिट करेंगे कर्क राशि में, जो कि उनकी नीच की राशि है, वो करेंगे 5 अप्रैल को। मतलब कि मंगल देव का मिथुन राशि का जो इफेक्ट है वो शुरू का 1 हफ्ते ही पड़ने वाला है और उसके बाद जो पूरा महीना आपका जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा मंगल के नीच होने का इफेक्ट। अब मंगल नीच क्या होता है या उच्च क्या होता है, कोई भी प्लैनेट उच्च का होता है, उनकी फेवरेट राशि होती है, वहां पे उनके अंदर जितनी पावर होती है वो उस पावर को अच्छी तरीके से दे पाते हैं। और जो नीच का होता है वहां पे वो अपनी पावर का उतना काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको नीच को और उच्च को बोला जाता है। मंगल एक आग का गोला है और 4 नंबर की राशि जो है वाटरी साइन है। तो वाटरी साइन में अगर मैं आपके गोले को रखूंगी तो उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल आपका महीना कैसा जाएगा। देखिए, मीन राशि वालों की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने मेंशन करा हुआ है और पहले भी बताया था कि देखिए पहला जो 2.5 साल होता है वो फाइनेंशियली जो है वो बहुत दिक्कत भी करेगा। आपका जो है कुटुंब है उसमें भी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन ये महीना आपका जो है वो अच्छा जाने वाला है, क्योंकि अगर मैं देखती हूँ कि मीन राशि में शुक्र जो है वो उच्च के हो जाते हैं और शुक्र जो है वो आपके दूसरे भाव के
और सप्तम के भी स्वामी हैं। इसका मतलब आपके स्पाउस के साथ भी रिलेशनशिप और आपके बैंक बैलेंस, इन दोनों में बढ़ोतरी ही होगी, इसमें बेनिफिट ही होगा। तो फाइनेंशियली तौर पे देखा जाए तो आपका ये महीना तो अच्छा ही जाने वाला है। उसके अलावा हाँ, मैं कह सकती हूँ क्योंकि शनि और राहु जब भी इनकी युति होती है कहीं पे भी, तो एक काइंड ऑफ अ श्रापित योग होता है। और जब ये होती है युति तो लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें होती ही होती हैं। तो ये इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। और वो कहाँ पे बचना पड़ेगा, देखिए मंगल जब नीच के होके यहाँ पे आ जाएंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके प्रोफेशन के हाउस को देखेंगे। प्रोफेशन हाउस में आपका काम तो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ में क्या होगा कि जो भी काम है उस काम का जो बेनिफिट है या उस काम का जो रिवॉर्ड है वो आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। हो भी सकता है कि एक काइंड ऑफ होता है ना कि कभी कभी हमको पर्दे के पीछे रह के भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो ये आपका जो महीना है कुछ इस तरीके से ही जाएगा। और आपके जो कुलीग्स वगैरह हैं उन लोगों से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, तो आपको उससे बचना पड़ेगा। उसके अलावा क्योंकि केतु भी आपके यहाँ पे छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके हिडन एनिमीज जो है वो भी आगे आएंगे ही आएंगे। और आप किसी भी तरीके का कोई भी लिटिगेशन हो रहा है, किसी भी तरीके का केस चल रहा है, इस महीने आप थोड़ा अवॉइड करिएगा 14 अप्रैल तक। जब 14 अप्रैल को सूर्य जो है वो 12वीं राशि से आके आपके 1 नंबर की राशि में आ जाएंगे, मतलब उच्च के होके बैठ जाएंगे। तो उस समय आप किसी भी तरीके की कोई चीज़ करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगी। और 14 अप्रैल तक ही आपको अपने रिलेशनशिप्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए लव लाइफ की अगर मैं बात करती हूँ तो 7 अप्रैल के बाद वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई भी वो दिक्कत नहीं है। आपके संतान की तरफ से भी आपको कुछ सुखद समाचार भी मिलेंगे। अगर ये हो सकता है कि आपके संतान कोई नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी कोई किसी भी तरीके की स्टडीज़ या किसी भी तरीके का कोई भी काम आप स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, जो कि आप करेंगे, या आपके इसमें नज़र आ रहा है 7 अप्रैल के बाद आप उसको कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सब चीज़ों को होमवर्क करके रख लीजिए, लेकिन कोई भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से जो है वो 14 अप्रैल के बाद ही करिए, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद ही चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो आपका जो है वो आधा महीना, मतलब 50% मंथ जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन शुरू के 50% में अगर आप थोड़ा सा समझ जाएं, जैसे कि कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, किसी भी तरीके का किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े, तो फिर आपके लिए बेनिफिट होगा। ये भी हो सकता है कि कहीं से आपको जॉब का कोई अच्छा ऑफर आए। तो कोई भी चीज़ का जो ऑफर आता है या बिजनेस प्रपोजल्स आएगा, बिजनेस प्रपोजल तो डेफिनेटली आपको आएगा, क्योंकि 7 नंबर भी आपका उच्च का शुक्र जो है वो आपका बैठा हुआ है 12वें राशि में। या एमएनसी कंपनी वगैरह में भी अगर आप जॉब करते हैं या कोई भी काम आपका जो है वो आउट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है या कहीं जहाँ आप रहते हैं वहाँ से बाहर की कंट्री से रिलेटेड है, तो उसमें आपको बेनिफिट्स होने के चांसेस हैं। स्पेशली फाइनेंशियली आपको उसमें बेनिफिट होने के चांसेस हैं। लेकिन किसी भी तरीके का जो स्टेप आप लीजिएगा वो 14 अप्रैल के बाद ही लीजिएगा, जब सूर्य आपको पूरा सपोर्ट करे यहाँ पे लगन में बैठ के। उसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो मैं ये आपको ज़रूर बोलूँगी कि ऑफिस की पॉलिटिक्स से, आर्ग्यूमेंट से, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और ऑफिस की पॉलिटिक्स से, आर्ग्यूमेंट से, इन सब चीज़ों को आपको अपना बचाव करना पड़ेगा। देखिए किसी ओवरऑल महीना आपका अच्छा है, किसी के भी ना लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा। हो सकता है 2 लोग आपस में फाइट कर रहे हो और आप उनकी सुलह कराने के लिए आप बीच में आए, और वहाँ पे क्या होगा, वो दोनों तो एक हो जाएंगे और आप बुरे बन जाएंगे। तो इस तरीके की भी सिचुएशन आ सकती है आपके इस अप्रैल के महीने में। तो ये तो थी आपकी जनरलाइज कुंडली। अगर आपको अपनी पर्सनलाइज कुंडली बनवानी है, ये जानना है कि आपकी कुंडली में आपके प्लैनेटरी पोजीशन किस तरीके से बैठे हुए हैं और ये जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं उनका आपके प्लैनेट्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करिए मुझ पर, और मुझसे कंसल्टेशन अगर आप कराना चाहें तो ज़रूर कराइए। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरे महीने का जो मेरा प्रिडिक्शन है, मैंने जो कोशिश करी आपको समझाने की, वो समझ में आई होगी। लेकिन अब रेमेडीज़ जान लेते हैं। तो रेमेडीज़ के लिए देखिए, आपका जो लग्नेश है वो है मंगल, तो आपको हमेशा ही
हनुमान जी का चालीसा करते ही रहना है। हनुमान चालीसा रेगुलर करते रहिए, हनुमान जी की स्तुति हमेशा करते रहिए। और क्योंकि 7:30 भी स्टार्ट हो गई है, तो अब मैं आपको यही बोलूंगी कि पॉसिबिलिटी हो तो मंथ में एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर घर में कराइए। उसको कराने से आपको बेनिफिट ही होगा, आपको पॉजिटिव चीजें आएंगी। उसके अलावा आपको शनि के बीज मंत्र जो है उनका हमेशा उच्चारण करना है। आप सैटरडे शनि मंदिर जाइए, वहां पे जाके शनि मंदिर के पास बैठ के वहां के शनि के बीज मंत्र पढ़िए और हनुमान चालीसा करिए। बस ये 2 चीजें आपको करनी है और ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू।